अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूं टेलीकार्ड लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। टेलीकार्ड लिमिटेड 2006 के शुरू में पीएसएक्स पे लिस्ट हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा कि इतना पुराना जो है वो ये शेयर है। और जब ये लिस्ट हुआ था तो उस जमाने में 2-3 महीने बाद इसकी प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था 24 रुपए का। तो उसके बाद से डिक्लाइन पर है और आप देख सकते हैं कि पिछले साल जनवरी में दोबारा से इस पे जो है वो एक अपसाइड मूवमेंट हमें नजर आई 2 रुपए 2.5 रुपए से, जो दोबारा तकरीबन 24 रुपए को हिट करके वापस अभी 10 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 15-16 साल में ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्क्रिप्ट रहा है। और किसी ने अगर इसको 1 रुपए पे या 1.5 रुपए बाई किया तो उसने कम से कम जो है वो पिछले साल जो है वो 800-900% इस पे जो है वो गेन बुक किया होगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही वॉलेटाइल किस्म का एक स्क्रिप्ट है। इसी वजह से जो है थोड़ा सा इसके हमें फंडामेंटल्स भी देखने की जरूरत है कि अगर हम टेक्निकली इसको कहीं बाय करते हैं तो आया फंडामेंटल्स इसके जो है इसको सपोर्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्क्रिप्ट होते हैं वहां पर आपको नहीं पता होता कि अगर ये 10 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल टेलीकार्ड, तो ये हो सकता है कि दोबारा 2 रुपए पे भी खड़ा हो जाए अगले 4-5 महीने के बाद, या हो सकता है कि ये 24 रुपए के तोड़ के ऊपर चले। तो इसलिए हमें साथ साथ थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी देखना होता है। ऑल्दो मेरा फोकस आमतौर पर फंडामेंटल्स पे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि फंडामेंटल अगर डेवलप होते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको चार्ट पे नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ब्रेकआउट मिलने का आप वेट कर रहे हैं 4 आवरली कैंडल पर या डेली कैंडल पर, तो जैसे ही फंडामेंटल डेवलप होगा आप जो है वो चार्ट पर उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, आपकी बाइंग रेंज में आ जाएगा वो। या अगर कोई कंपनी का जो है वो डाउनफॉल आ रहा है किसी कंपनी में और उसकी वजह से उसकी प्राइस नीचे गिर रही, तो आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप अगर सिर्फ फंडामेंटल्स पे काम करें तो आपको नहीं पता होता कि आपने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इतना ऊपर तक जा सकता है ये। ठीक है, आप जो है पीएसएक्स वेबसाइट पे बैठे रहेंगे कि अब फिलहाल कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं कि जो है वो बोनस दे रहा है कि नहीं दे रहा। जब तक आप जो है वो उसका रिजल्ट देख के जो है वो अपने जो है वो बाइंग करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी 5-6% अप होगा। और अगर फर्ज करें आपको जो है वो कम पे मिल भी गया तो आपको नहीं पता कि आपके टारगेट्स क्या होने वाले हैं, आपके स्टॉप लॉस क्या लगाना है। आप हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठ के देखते रहेंगे कि यार इसका लॉक तो नहीं टूट रहा कहीं, या जो है नीचे आना शुरू तो नहीं हुआ। तो फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टर्स के लिए। आप किसी अच्छी कंपनी को पकड़ें, उसके आप सारे रेशोज का एनालिसिस करें, सब करें, और उसमें आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं तो यकीनन आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप जो है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सारी बात है आपने कंपनी का एनालिसिस करके उसमें रख के आप भूल गए होंगे, आपको ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आई बिलीव कि आप सारे जो हैं वो ट्रेडर्स हैं, जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो ट्रेडर्स हैं। और यहाँ पर आप ट्रेडिंग की जो की लेवल्स हैं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, इसका स्टॉप लॉस है कि सारे आप जानना चाहते हैं, इस वजह से जो है आप ये वीडियो देखने आए। तो इससे पहले कि मैं जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाऊं और हम इसका फंडामेंटल थोड़ा सा एनालिसिस करें, फिर टेक्निकली देखें कि कहाँ पे इसको बाय करना है, प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें, कहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सारी की सारी बातें करें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लेना है, ताकि इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं टाइमली आपको देता रहूंगा, वो आपसे मिस होती रहेंगी और आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट बुक करने का जो मौका है वो ज़ाया होता रहेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि टेलीकार्ड लिमिटेड के की ट्रेडिंग लेवल्स क्या हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं और एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं इनके लास्ट ईयरली अकाउंट्स का। और इसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है उसमें एक अच्छा इंक्रीज नजर आया था। 2020 के एंड में जो इनका फाइनल रेवेन्यू था वो था 1.18 बिलियन का। और 2021 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 1.2 बिलियन का। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो थी वो उन्होंने कम कम की है। और अगर जो है आप इसको 654 मिलियन ही मान लें तो तब भी जो है ये काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है कि इनकी जो डायरेक्ट कॉस्ट थी इसको जो है वो इंक्रीज नहीं होने दिया। इसके अलावा दो ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नंबर वन तो ये कि जिनके अदर एक्सपेंसेस थे जो 2021 में 179 मिलियन के थे, इसको इन्होंने मैसिवली जो है वो कम किया और सिर्फ 1.7 मिलियन पर लेकर आए। तो ये एक मैसिव जो है वो कमी है अखराजात के अंदर, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप जो है अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप कम करें। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि अदर इनकम जो थी इनकी 2020 के एंड में वो सिर्फ 30 मिलियन की थी,
और 2021 के एंड में अदर इनकम आप देख सकते हैं कि 226 मिलियन, मतलब ये कि तकरीबन कोई 500-600% का इंक्रीज आपको नजर आया है अदर इनकम के अंदर। तो ये दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट पर शेयर ये नेगेटिव में खड़े हुए थे, 0.36 पे खड़े हुए थे 2020 में, ये जो है पॉजिटिव में आया और तकरीबन ₹1 के आसपास जो है इनका प्रॉफिट पर शेयर था 2021 के एंड में। तो ये दो चीज़ें जिसमें हम अभी भी नज़र रखेंगे और देखेंगे अदर एक्सपेंसेस जो हैं, क्या इसको ये लोग अभी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, या जो डायरेक्ट कॉस्ट थी क्या अभी भी इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं ये लोग या नहीं कर पा रहे, और अदर इनकम जो थी क्या अभी तक ये इसी तरह जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या इसमें कुछ डिक्लाइन है। तो थोड़ा सा इसको हम चलते हैं क्वार्टरली अकाउंट्स की तरफ, और क्वार्टरली अकाउंट्स में इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो देखें, रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है वो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। डायरेक्ट कॉस्ट के हिसाब से बात करूँ तो डायरेक्ट कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। पिछले साल के इनका थर्ड क्वार्टर है, इसका जो रेवेन्यू जो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट थी 158 मिलियन की थी, और इस साल जो इनकी डायरेक्ट कॉस्ट है इसी क्वार्टर की, तो ये 185 मिलियन है। यानी कि इसमें आपको जो इन्होंने पिछले साल जो है इसमें कमी लेके आए थे, तो बज़ाहिर इस क्वार्टर में लग रहा है कि ये उस कमी को, उस डिक्लाइन को रिटेन नहीं कर सके। और इसके अलावा अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो इसमें इंक्रीज़ हुआ है। और पिछले साल जो एरिया अकाउंट में हमें एक मैसिव डिक्लाइन नज़र आया था अखराजात के अंदर, वो इसको रिटेन नहीं कर पाए, और अखराजात जो है इनके फिर जो है वो 101 मिलियन के यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद एज़ सच कोई बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ 9th मंथ एंडेड की, क्योंकि ये क्वार्टर एंडेड वाली बात जो है, ये क्वार्टरली अकाउंट्स नहीं है, तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हम चले गए। अगर मैं 9th मंथ एंडेड की बात करूँ और मैं कुछ फोरकास्ट करने की कोशिश करूँ कि ईयरली जो इनके रिजल्ट आने वाले हैं 30 जून 2022 के, वो कैसे हो सकते हैं, तो देखते हैं ज़रा। तो रेवेन्यू की बात करें तो 1.05 बिलियन अच्छा इंक्रीज़ है, तकरीबन इसमें 70-80 मिलियन का आपको एक मुनासिब इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। और डायरेक्ट कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली ये इसको, जो ये कमी लेके आए थे, इसको रिटेन नहीं कर सके, और आप देख सकते हैं कि 536 मिलियन की इनकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी ये लोग इनकर कर चुके हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कितना इनको जो है प्रॉफिट में हिट पड़ी होगी। अगर ये डायरेक्ट कॉस्ट कम होती तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिछले साल एक मैसिव डिक्लाइन हमें नज़र आया था, वो डिक्लाइन ये लोग जो है उसको रिटेन नहीं कर पाए, और इनका जो कॉस्ट है वो 312 मिलियन की है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो इनका टैक्स है, आप देखें पिछले साल 9th मंथली अकाउंट्स में इन्होंने शो किया था कि टैक्स इन्होंने जो पे किए हैं वो सिर्फ 75 मिलियन के पे किए हैं। और इस साल इन्होंने जो अभी तक, यानी कि 31 मार्च 2022 तक जो इन्होंने टैक्स पे किए, वो 176 मिलियन के टैक्स ही पे कर चुके हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत ने जो इनको एक आईटी सेक्टर को एक टैक्स रिलीफ दिया हुआ था, वो वापस ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ ये सिर्फ 75 मिलियन दे रहे थे, कहाँ इनको जो है 176 मिलियन जो है वो देना पड़ा। और अगर आप जो है इसमें 100 मिलियन कम कर दें लास्ट ईयर की तरह, तो आप देख सकते हैं कि ये 0.49 जो इनकी अर्निंग्स पर शेयर आ रही है, आराम से 0.65 0.7 के आसपास खड़ी होती है। लेकिन चूंकि इनको टैक्स वगैरह ज़्यादा देना पड़ा है, और इनकी जो एक अच्छी बात थी कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया था, एक्सपेंसेस को कम किया था, वो भी इसको रिटेन नहीं कर सके। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में स्लाइटली जो है वो अर्निंग्स पर शेयर जो है वो कम आ रही है। सो फंडामेंटल एनालिसिस का अगर मैं कंक्लूजन करूं, तो उसका कंक्लूजन ये है कि जिस वजह से इनका प्रॉफिट मैसिवली इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर एंड पे, वो जो रीजंस थे, वो रीजंस इसको ये रिटेन नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो उसमें दोबारा इंक्रीज हो गया है, और इसी तरह जो है जो अदर इनकम थी, वो भी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रही। बल्कि अगर आप क्वार्टरली अकाउंट देखें तो इस क्वार्टर में तो अदर इनकम इनकी है ही नहीं, कुछ भी ज़ीरो है ऑलमोस्ट, कंपेयर टू 86 मिलियन। और इसके अलावा तीसरी बात कि हुकूमत की तरफ से भी उनको सपोर्ट थी टैक्सेशन में, वो भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो है वो आप देख सकते हैं कि 9th मंथ एंडेड पे इनका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो सिर्फ 0.49 है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कोई मैसिव डिक्लाइन भी नज़र नहीं आएगा हमें। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है इनका, ईयरली जो इनका रिज़ल्ट आने वाला है, इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी एक्साइटिंग नज़र नहीं आएगी जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आए या बहुत ज़्यादा अचानक से कोई डिक्लाइन नज़र आए। तो फंडामेंटली तो हमें इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही।
कि इसकी बेस पे हम कोई ट्रेड वगैरह प्लान कर सकें। आइए चलते हैं ज़रा देखते हैं टेक्निकली हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, अगर हम चार्ट्स की बात करें और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जिस तरह मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट अभी जो है उसमें जान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कैसी 100 इंडेक्स ने काफ़ी बुरी हिट ली है। तो इसी तरह इसके अंदर भी आपको जो है वो कोई एज सच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। देखें, ये लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ लोअर लोज और लोअर हाइज ये कॉन्स्टेंटली जो है ये फॉर्म कर रहा है। और उसमें बाइंग सिर्फ इसी वक्त बनती है जब ये वाले लोअर हाई को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है ब्रेक कर दे। यहाँ पर एक भी कैंडल आपको क्लोज नजर आए 17.31 के ऊपर, अगर ये एक भी डेली कैंडल को क्लोज कर सके तो आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। आपका टारगेट 1 जो है वो ये वाला एरिया होगा, टारगेट 2 आपका जो है वो ये वाला हाई है, और टारगेट 3 आपका जो इसका ATH है ऑल टाइम हाई, यानी कि 23 रुपए के आसपास ये आपके टारगेट्स होंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो इसमें कोई भी एज सच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही कि इसको बाई किया जाए। और अगर इसका मैं डिमांड जोन देखूं तो देखें, इसका डिमांड जोन काफ़ी नीचे है अभी भी, और लेकिन जिस तरह इंडेक्स जो है वो फ्री फॉल में है, तो कोई वाइड नहीं कि जो है वो ये डिमांड जोन भी बहुत जल्द हमें देखने में नजर आए। देखिए पूरा का पूरा इसका ये पहला डिमांड जोन है, ये वाला इसका जोन जो है पहला डिमांड जोन है। और अगर यहाँ पर भी ये प्राइस रिटेन नहीं कर सका और आपको एक पुल बैक नज़र नहीं आया, तो इसका जो बहुत ही मेजर डिमांड जोन है वो ये वाला एरिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मिले तो आप डेफिनेटली इसको लेके भूल जाएं, 8-9 महीने के लिए आपको ये जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो ये तो अर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो आवली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये लोअर लोज और लोअर हाइज ही फॉर्म कर रहा है। और इसका जो BOS का रीजन है वो ये वाला रीजन है, यानी कि जब तक इस रीजन के ऊपर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ एक क्लियर कैंडल क्लोज नहीं करेगा उस वक्त तक जो है ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक कैंडल क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन ये क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, और इसके बाद फौरन से जो है वापस प्राइस ने रिएक्शन लिए। तो जब तक इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 10.93 के ऊपर ये एक कैंडल आवरली बेसिस पर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। और अगर ये यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो पहला टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, और दूसरा टारगेट आपका सिंपल जो है वो 12.43 वाला एरिया होगा। तो ये तो थे इसका BOS के हवाले से इसके टारगेट्स। लेकिन अगर नीचे डिमांड जोन देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका डिमांड जोन जो है वो ये रहा, ये इसका क्लियर जो है एक डिमांड जोन है इसका। और आप देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही डिमांड जोन पे आई थी फौरन से जो है एक पुल बैक आपको नज़र आया, जबकि इस वक्त इंडेक्स के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे, और इंडेक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा था फ्राइडे के दिन। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही इसने डिमांड जोन को हिट किया फ़ौरन से एक शॉर्ट हमें जो है पुल बैक नज़र आया। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो पुल बैक है ये ज़्यादा देर जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह के जो हालात हैं इकॉनमी के और चीज़ों के, तो इस वजह से जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको रिटेन नहीं कर सकेगा, और ये टारगेट करेगा ये वाले रीजन को, यानी कि 9.18 वाले रीजन को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और लेट्स होप कि ये इस डिमांड्स उनको रिस्पेक्ट दे और यहाँ से प्राइस जो है हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, जिसके बाद जो है वो एंट्री जो है वो ले सकें। तो व्यूअर्स, ये था टेलीकार्ड लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आई होप कि आपको सारी की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। और अपने फीडबैक से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके पसंदीदा स्क्रिप्ट पे बनाऊँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आप शेयर कर चाहते हैं उसका नेक्स्ट एनालिसिस हो, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पसंदीदा शेयर पे बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।